हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। और आज आप हमारे साथ हैं रीजनिंग की क्लास में और हम प्रिपेयर कर रहे हैं आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के लिए रीजनिंग। तो आज की वीडियो में मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन लिया है वो एक पजल है, अननोन लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट का पजल है, क्योंकि लास्ट वीडियो में एक डिमांड आई थी कि मैम आप अननोन लीनियर सीटिंग का पजल कराइए। तो इसलिए हम इस वीडियो में एक पजल लेकर आए हैं जो सीटिंग अरेंजमेंट का है, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट का है। तो चलिए पजल को पढ़ते हैं। हमें पजल के साइज़ को देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराना है। पजल में जो जितने भी स्टेप्स दिए हुए हैं, जितने भी स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उनको बस ध्यान से पढ़ना है और जैसे उसमें लिखा है वही फॉलो करते जाना है। सो हमारा पजल है सर्टेन नंबर्स ऑफ पर्सन्स आर सिटिंग इन द लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ। यानी कि एक लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट है जिसमें लोग जो है वो नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। 5 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन एच एंड वी। एच और वी के बीच में 5 लोग बैठे हुए हैं। Q sits third to the right of V। Q जो है वो V के राइट में, थर्ड राइट में बैठा हुआ है। The number of persons sits between H and L is same as that of L and V। यानी कि H और L के बीच में जितने लोग बैठे हुए हैं उतने ही लोग L और V के बीच में बैठे हुए हैं। यानी कि हमें ये तो क्लियर हो गया कि L जो होगा वो H और V के बीच में होगा, या फिर V और H के बीच में L होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एच इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन सिट्स टू द राइट ऑफ ओ। द नंबर ऑफ पर्सन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एच, यानी कि एच के लेफ्ट में जितने भी लोग बैठेंगे वो एक कम होंगे ओ के राइट में बैठने वालों से। एन सिट्स एट द एक्सट्रीम राइट एंड। एन जो है हमारा एक्सट्रीम राइट एंड पर बैठा है। Q sits fourth from the right end. O and Q are immediate neighbors. X sits left of H but not an immediate left. More than 4 people are sitting between X and L। X और L के बीच में 4 लोग से ज़्यादा बैठे हुए। तो चलिए इस पजल को सॉल्व करना शुरू करते हैं। H और V के बीच में 5 लोग बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5। हमें नहीं पता H किस साइड बैठा हुआ है, इसलिए हम एक और पॉसिबिलिटी बनती है उसे भी बनाएंगे। 1 2 3 4 5। चलिए आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं। Q sits third to the right of V। V के थर्ड राइट में Q बैठता है, यानी कि V के थर्ड राइट 1 2 3 यहाँ पे हमारा Q बैठा होगा। अगेन इन दिस ऑल्सो V के थर्ड राइट में, यानी कि 1 2 3 यहाँ पे हमारा Q बैठा होगा। चलिए आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन H एंड L इज सेम एज दैट ऑफ L एंड V। H और L के बीच में जितने लोग बैठे हैं उतने ही लोग L और V के बीच में बैठे हैं। तो अगर इस सीटिंग अरेंजमेंट को देखें तो इसमें हम H L को बीच में लाएंगे तो यहाँ आएगा, पर यहाँ तो ऑलरेडी Q बैठा हुआ है, इसलिए ये अरेंजमेंट तो बिल्कुल भी नहीं होगी। हमारी ये पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, यानी कि जो हमारा अरेंजमेंट सही होगा वो ऊपर वाला अरेंजमेंट सही होगा। तो चलिए इसमें हम L को प्लेस करते हैं। H और V के बीच में L को हमें प्लेस करना है ऐसे कि H और L के बीच में जितने लोग हो उतने ही लोग L और V के बीच में हो। H और V के बीच में 5 लोग बैठे हैं, तो यानी कि हमारा L जो होगा वो थर्ड प्लेस पे होगा, तभी H और L के बीच में 2 लोग और L और V के बीच में भी 2 लोग ही होंगे। चलिए आगे स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ H इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन सिट्स टू द राइट ऑफ O। यानी कि H के लेफ्ट में जितने लोग बैठे हैं वो एक कम है O के राइट में बैठने वाले लोगों से। लेकिन अभी तो हमें O की पोजीशन के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो इसलिए इस स्टेटमेंट को हम अभी छोड़ देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। N सिट्स एट द एक्सट्रीम राइट एंड। N जो है वो एक्सट्रीम राइट एंड पर बैठता है, यानी कि N जब भी बैठा होगा तो इस तरफ बैठा होगा, पर अभी कहाँ बैठा है N ये तो हमें पता नहीं है। चलिए आगे की स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। Q sits fourth from the right end। अभी Q की तो हमें पोजीशन पता है और Q के बारे में यहाँ दिया हुआ है कि Q sits fourth from the right end। Q sits fourth from the right end, तो हमें राइट एंड तो मालूम चल गई। Q जो है वो फोर्थ पोजीशन पे, यानी कि 1 2 3 4। ये जो फोर्थ पोजीशन होगी ये लास्ट पोजीशन होगी राइट एंड से, तो हमारा N जो होगा वो यहीं बैठा होगा, क्योंकि हमने स्टेटमेंट में दिया हुआ है दैट N sits at the extreme राइट एंड। तो अभी हमें N की पोजीशन की भी मालूम चल गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। O and Q आर इमीडिएट नेबर्स। O and Q आर इमीडिएट नेबर्स। हमें Q की पोजीशन तो पता है, तो O या तो फिर यहाँ होगा या तो फिर यहाँ होगा। ये हमें नहीं पता कि O Q के लेफ्ट में बैठा है या राइट में बैठा है, तो अगेन यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रही है। आगे बढ़ते हैं। X सिट्स लेफ्ट ऑफ H बट नॉट एन इमीडिएट लेफ्ट। X जो है वो H के लेफ्ट में, यानी कि इस साइड बैठता है,
लेकिन इमीडिएट लेफ्ट नहीं बैठता है। तो यानी कि x तो कभी भी हमारा इस पोजीशन पे नहीं होगा, x कभी भी इस पोजीशन पे नहीं होगा। x जब भी होगा तो इधर होगा या फिर इससे आगे होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोर देन 4 पीपल आर सिटिंग बिटवीन x एंड l। लास्ट स्टेटमेंट है कि x और l के बीच में 4 लोगों से ज़्यादा लोग बैठते हैं। यानी कि अभी ये क्लियर हो जाएगा कि 1 2 3 4 5, यानी कि हमारा जो x होगा वो यहाँ होगा, तभी x और l के बीच में 4 लोगों से ज़्यादा लोग बैठेंगे, यानी कि 5 लोग बैठेंगे। तो हमारे पास जो अरेंजमेंट है वो पूरी हो जाती है। तो चलिए अब यही सिटिंग अरेंजमेंट है। यहाँ बस हमें O की पोजीशन को फाइंड आउट करना है कि O कहाँ बैठा है। हमें ऊपर दिया हुआ है दैट द नंबर ऑफ पर्सन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ H इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन सिट्स टू द राइट ऑफ O। यानी कि O के राइट में जितने भी लोग बैठे हुए हैं उससे एक कम H के लेफ्ट में बैठे हुए हैं। H के लेफ्ट में कितने बैठे हुए हैं? 1 2 3। H के लेफ्ट में 3 लोग बैठे हुए हैं, यानी कि हमारे O के राइट में 4 लोग होंगे, यानी कि हमारी O की जो पोजीशन होगी वो यहाँ होगी, तभी 1 2 3 और 4 लोग होंगे, हमारा O यहाँ नहीं होगा। तो चलिए अब ये पजल कंप्लीट हो चुका है और आगे क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ L। L के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठता है? तो चलिए देखते हैं कि L के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है। L के सेकंड लेफ्ट में जो भी बैठा है उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, पजल में कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि L के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठता है। L की जो सेकंड लेफ्ट पोजीशन होगी वो यहाँ पे होगी और इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शंस चेक करते हैं। ऑप्शंस क्या है? द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ O, ऑप्शन बी इज D। द वन हु सिट्स थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड, या फिर ऑप्शन डी H, और ऑप्शन ई है नन ऑफ दीज। यानी कि इनमें से कोई भी हमारे ऑप्शन के साथ मैच नहीं करता, क्योंकि L के सेकंड राइट में बैठने वाले की पोजीशन जो है वो हमें मालूम ही नहीं, यहाँ पे कौन बैठा है ये हमें पजल में दिया ही हुआ नहीं, क्लियर ही नहीं है, तो इसलिए हम ये बता ही नहीं सकते। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा नन ऑफ दीज। हमारे जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा नन ऑफ दीज। हमें नहीं पता कि वहाँ कौन बैठा है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। Who among the following sits to the right of O? O के राइट में कौन बैठा है? क्वेश्चन को एक बार ठीक से पढ़े। Who among the following person sits to the right of O? O के राइट में कौन बैठा है? यहाँ इमीडिएट राइट नहीं है, इसलिए O के राइट में जितने भी लोग होंगे उनके बारे में हमें पूछा गया। चलिए एक बार पजल को देखते हैं। O के राइट में कौन कौन लोग बैठे हैं? O के राइट में हमारे पास है Q, O के राइट में है N, और बीच में 2 लोग और हैं जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शंस को चेक करते हैं। हमारे पास ऑप्शंस में है N और Q, यानी कि ओनली 2 एंड 3, ये दोनों ही लोग Q और N, ये दोनों ही लोग O के राइट में बैठे हुए हैं। चलिए लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स एट द एंड ऑफ द रो? रो के एंड में कौन बैठा हुआ है ये पूछा गया है। चलिए एक बार पजल को देखते हैं। हमारे रो के लेफ्ट एंड में X बैठा हुआ है और राइट एंड में N बैठा हुआ है। चलिए देखते हैं ऑप्शंस में क्या क्या है। हमारे पास ऑप्शंस में है X, वन हु सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ V, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन में है Q, Q भी एंड पे नहीं है। वन हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ L, ये भी नहीं है। हम यानी कि हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए X हमारे रो के एंड में बैठा हुआ है। हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग इन द रो? ये पूछा गया है कि इस पूरी रो में कितने लोग बैठे हुए हैं। तो चलिए काउंट करते हैं कि हमारी रो में कितने लोग बैठे हुए हैं। हमारी रो में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इन ऑल 16 लोग बैठे हुए हैं इस रो में। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी 16 लोग, 16 लोग इस रो में बैठे हुए। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ H फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड? एक्सट्रीम लेफ्ट एंड से यानी कि आखिरी लेफ्ट की तरफ से आखिरी तरफ से H की पोजीशन क्या है? चलिए पजल को देखते हैं। एक्सट्रीम लेफ्ट एंड से H की जो पोजीशन है वो है 1 2 3 और 4। H की पोजीशन एक्सट्रीम लेफ्ट एंड से 4th है। ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। सो द ऑप्शंस वी हैव इज
फोर्थ है ऑप्शन में, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, फोर्थ। एच की पोजीशन जो है वो एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड से फोर्थ है। चलिए, तो इस तरह आपने देखा कि स्टेप बाय स्टेप करने से हमारा पजल जो है वो सॉल्व हो जाता है। कोई बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली बात नहीं है इसमें। हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और जो भी स्टेप्स के बारे में हमें लगेगा कि कुछ क्लियर नहीं है, उन स्टेप्स को उस वक्त के लिए छोड़ देंगे और बाद में फिर उसको सेट करके देखेंगे और ऐसे पजल हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब आगे और दूसरे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ब्लड रिलेशन। ये भी क्वेश्चन बहुत कॉमन है और एग्जाम में करीब 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये ज़रूर पूछा जाता है। इनमें रिश्तों के बारे में पूछा जाता है। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी। ए बी का भाई है, बी इज़ द सिस्टर ऑफ सी। बी सी की सिस्टर है, सी इज़ द फादर ऑफ डी। सी जो है वो डी का पिता है। और पूछा गया है हाउ इज़ डी रिलेटेड टू ए, यानी कि डी का ए से क्या संबंध है। तो चलिए इस पजल को सॉल्व करते हैं। ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी। ए जो है वो बी का भाई है, यानी कि बी, हमें ए के बारे में पता है, ए के जेंडर के बारे में पता है कि ये मेल है, ब्रदर है तो मेल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बी इज़ द सिस्टर ऑफ सी। बी जो है वो सी की सिस्टर है, यानी कि बी की भी जेंडर के बारे में हमें पता है, सिस्टर है तो वो फीमेल होगी। सी इज़ द फादर ऑफ डी। सी जो है वो डी का पिता है। अब पिता है तो हमें भी जेंडर मालूम हो गया कि ये मेल होगा। डी के जेंडर के बारे में कुछ भी क्लियर नहीं है, डी क्या मेल है या फीमेल है ये कुछ भी क्लियर नहीं है। और पूछा गया हाउ इज़ डी रिलेटेड टू ए। हाउ इज़ डी रिलेटेड टू ए, तो डी या तो नेफ्यू होगा या फिर नीस होगी। अगर वो मेल हुआ तो नेफ्यू होगा और अगर वो फीमेल हुआ तो वो नीस होगी। लेकिन हमारे पास ऑप्शंस में नेफ्यू तो है, पर हम यहाँ डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि वो मेल, डी जो है वो मेल है या फीमेल है, इसलिए हमारा आंसर होगा डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हम यहाँ जेंडर खुद से डिसाइड नहीं कर सकते। पजल में जेंडर के बारे में, डी के जेंडर के बारे में कुछ नहीं कहा गया, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, अ गर्ल सेड ही इज़ द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल। हाउ इज़ द बॉय रिलेटेड टू द गर्ल। क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि एक लड़के से परिचय कराते हुए एक लड़की ने कहा ही इज़ द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं। फादर ऑफ माई अंकल, मेरे अंकल का पिता मेरा कौन होगा। आप खुद से ही सोचिए, मेरे अंकल का पिता जो होगा वो हमारा ग्रैंडफादर ही होगा, वो हमारा ग्रैंडफादर। मेरे अंकल का पिता या मेरे पिता का पिता हमारा ग्रैंडफादर होगा। आगे बढ़ते हैं। ही इज़ द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल। फादर ऑफ माई अंकल तो ग्रैंडफादर है। अब उनकी जो डॉटर होंगी, वो हमारी कौन होगी, आंट होगी यानी कि बुआ होंगी। वो हमारी आंट होगी यानी कि बुआ होंगी। और बुआ का जो बेटा होगा वो इस लड़की का कौन होगा, ऑफ कोर्स भाई होगा। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ए ऑप्शन, ब्रदर। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं। फादर ऑफ माई अंकल, मेरे अंकल का पिता वो ऑब्वियसली हमारे ग्रैंडफादर होगा। और ग्रैंडफादर की डॉटर यानी कि हमारी आंट वो हमारी बुआ होंगी। और बुआ का बेटा हमारा भाई या बहन लगेगा। और चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन में गर्ल दिया हुआ है इसलिए वो उसका भाई होगा और हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए, ब्रदर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सीरीज़ है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है। इसमें कुछ वर्ड्स दिए हुए। सीरीज़ भी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, हमारे पास ये सीरीज़ दी हुई है। और हमें क्वेश्चन में पूछा गया है above a series is given how many meaningful word can be formed from the third letter from left, fourth letter from right, sixth letter from left and ninth letter from right। हमें 4 वर्ड्स चूज करने हैं और उनसे कोई मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। जो बनेगा बताना है कि कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बन रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमें पहले क्या ढूंढना है। पहले ढूंढना है थर्ड फ्रॉम लेफ्ट। थर्ड फ्रॉम लेफ्ट हमारा जो होगा वो होगा ओ। थर्ड फ्रॉम लेफ्ट यानी कि 1 2 3 हमारा होगा ओ। नेक्स्ट हमें ढूंढना है फोर्थ फ्रॉम राइट। फोर्थ फ्रॉम राइट, फोर्थ फ्रॉम हमारा राइट होगा यानी 1 2 3 4 वो होगा बी। नेक्स्ट वर्ड होगा हमारा सिक्स्थ फ्रॉम लेफ्ट। सिक्स्थ फ्रॉम लेफ्ट, सिक्स फ्रॉम लेफ्ट होगा वो हमारा वाई होगा। और लास्ट हमें ढूंढना है
9th फ्रॉम राइट, 9th फ्रॉम राइट जो होगा वो हमारा 6th फ्रॉम लेफ्ट, 6th फ्रॉम लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6 फ्रॉम लेफ्ट होगा जो होगा वो हमारा F होगा, और 9th फ्रॉम राइट होगा वो हमारा Y होगा। तो हमें 4 वर्ड्स जो मिले हैं वो है O, B, F और Y। क्या इससे कोई मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है? बिल्कुल भी नहीं, इससे कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन सकता है। तो हमारा ऑप्शन जो सही होगा वो होगा ऑप्शन 4, नन। इन 4 वर्ड से कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन सकता, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा 4, नन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मिसलेनियस का सवाल है। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ ईच vowel in oven is changed to the previous letters in English alphabet and the consonants are changed to the next letters of the English alphabets, how many meaningful words can be formed using the letters of new word thus formed using each letter only once? यानी कि हमें जो वर्ड मिला है वो है ओवन, और हमें करना ये है कि इनमें जितने भी वॉवेल्स हैं इन्हें प्रीवियस लेटर से चेंज करना है। वॉवेल्स को हमें किससे चेंज करना है? प्रीवियस से चेंज करना है, और जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं उन्हें हमें आगे आने वाले नेक्स्ट लेटर्स से चेंज करना है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे करेंगे हम ये। हमें जो वर्ड दी गई है वो है ओवन, और इसमें जो वॉवेल्स हैं वो है ओ और ई। अब ओ के पहले क्या आता है? ओ के पहले एन, फिर यहाँ हो जाएगा, अगेन इसे हमने चेंज नहीं किया तो वी जो है वो हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो वी को अगर हम एक आगे के लेटर से चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा डब्ल्यू। ई अगेन हमारा वॉवेल है, तो इसे प्रीवियस लेटर से एक्सचेंज करेंगे तो ये हो जाएगा डी, क्योंकि डी के बाद ई आता है, और फिर एन जो है वो हमारा कॉन्सोनेंट है, तो इसे नेक्स्ट लेटर से चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा ओ। नाउ द वर्ड्स वी हैव आर एन, डब्ल्यू, डी, ओ, और इसे हमें कोई मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। इसको यूज़ करके हम डी, ओ, डब्ल्यू एंड डाउन तो बना सकते हैं। क्या और कोई भी वर्ड बना सकते हैं? और कोई वर्ड तो बिल्कुल भी नहीं बना सकते, इसलिए हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 1, केवल और केवल 1, केवल और केवल डाउन ही इसे बनाया जा सकता है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।